गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम परमार वंश में फतेह शाह पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे राजा प्रदीप शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक था। प्रदीप शाह के मिले दानपत्र के आधार पर इनका शासनकाल 1717 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदीप शाह की संरक्षिका कनक देई एवं इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? कनक देई। इससे पहले हमने फतेह शाह में पढ़ा था कि फतेह शाह की संरक्षिका राजमाता कटौची थी, और उससे पहले हमने पृथ्वीपति शाह के समय पढ़ा था, उनकी संरक्षिका थी रानी कर्णावती। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदीप शाह के दीवान रघुपति चौथा था। प्रदीप शाह के वजीर का नाम चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिष्ट था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदीप शाह का बख्शी विद्याधर डोभाल और आनंद सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदीप शाह का दरबारी कवि मेधाकर शर्मा था, जिसने रामायण प्रदीप की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रामायण प्रदीप की रचना किसने करी थी? मेधाकर शर्मा द्वारा किया गया था, और ये प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदीप शाह ने चित्रकार मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया था। तो मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया था प्रदीप शाह के द्वारा। मौलाराम द्वारा निर्मित प्रदीप शाह का रूप चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामुआला कर दिया था। प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पर 1743 ईस्वी में रोहिला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस परमार वंश के शासक के टाइम पे कुमाऊं में रोहिला आक्रमण हुआ था? तो प्रदीप शाह के समय हुआ था, और वहाँ पर चंद्रवंश के शासक थे उस टाइम पे कल्याण चंद चतुर्थ। हम चंद्रवंश में पढ़े थे। नेक्स्ट पॉइंट, रोहिला ने कल्याण चंद चतुर्थ से संधि करते समय 3 लाख रुपए की मांग की थी। इस राशि को प्रदीप शाह ने उधार देकर कल्याण चंद की सहायता की थी। सहारनपुर के रोहिला सरदार नजीब खां ने 1757 ईस्वी में दून पर आक्रमण किया, और 1757 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक दून पर नजीबुद्दौला या नजीब खां का अधिकार रहा था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि दून पर नजीबुद्दौला या नजीब खां का अधिकार कब से कब तक रहा था? 1757 से लेके 1770 तक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदीप शाह का कार्यकाल चंद व परमार की मित्रता के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद व परमारू की मित्रता के लिए किसका कार्यकाल जाना जाता है? प्रदीप शाह का कार्यकाल जाना जाता है। प्रदीप शाह की 2 ताम्र मुद्राएं या तिमासी, जिन्हें लखनऊ के राज्य संग्रहालय में रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, जयपुर राजा सवाई जयसिंह व प्रदीप शाह ने अपने अपने वकील दोनों राज्यों में नियुक्त किए थे। यह इनके विदेशी संबंधों को दर्शाता है। प्रदीप शाह के दीवान रघुपति द्वारा सबलीगढ़ के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। तो इनके एक दीवान होते हैं रघुपति, इनके द्वारा सबलीगढ़ का निर्माण किया गया था। अब हम पढ़ेंगे राजा ललित शाह। ललित शाह 1772 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके समय कुमाऊं का शासक दीपचंद था। तो दीपचंद इसका समकालीन था। राजा दीपचंद के जीवित अवस्था में कुंवर मोहन सिंह रौतेला ने 1777 ईस्वी में स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया था। ललित शाह के समय सिखों ने 2 बार 1775 ईस्वी और 1778 ईस्वी में देहरादून पर आक्रमण किया था। तो सिखों का 2 बार आक्रमण किसके समय हुआ था? राजा ललित शाह के समय देहरादून में हुआ था। ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध हुआ था 1779 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सिरमौर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? ललित शाह व सिखों के मध्य सिरमौर का युद्ध 1779 ईस्वी में हुआ था। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कूर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कूर्मांचल यानी कि कुमाऊं विजय के लिए ललित शाह को किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? हर्षदेव जोशी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? 1779 ईस्वी में ललित शाह व मोहन सिंह के बीच। मोहन सिंह यानी कि मोहनचंद व ललित शाह के मध्य बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में हुआ था। ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और मोहन सिंह युद्ध से भाग गया था।
ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया। प्रद्युम्न शाह ललित शाह के पुत्र होते हैं। ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया और हर्षदेव जोशी को प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रद्युम्न शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया, जबकि प्रद्युम्न शाह डोटियाली रानी का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट, ललित शाह के 4 पुत्र थे: जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह व प्रीतम शाह। ललित शाह की मृत्यु हवालबाग के दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हुई थी। तो ललित शाह की मृत्यु हवालबाग के दुलड़ी के स्थान पर मलेरिया से इनकी मृत्यु हुई थी। ललित शाह का उत्तराधिकारी जयकृत शाह था। अब हम पढ़ेंगे राजा जयकृत शाह के बारे में, जो कि ललित शाह के पुत्र होते हैं। राजा जयकृत शाह। जयकृत शाह क्यूंठली रानी का पुत्र था, जो 1780 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। टिप्पणी है, बैकेट की सूची में जयकृत शाह के राज्यारोहण एवं शासन का समय 1780 ईस्वी से 1786 ईस्वी तक माना जाता है। डॉक्टर मुकुंदी लाल के अनुसार 1780 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक माना गया है। जयकृत शाह के दरबारी आपस में 2 दलों में बट गए थे। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि परमार वंश का वह कौन सा शासक था जिसके दरबारी 2 दलों में बट चुके थे? तो वो था जयकृत शाह, जहां एक ओर खंडूरी व दूसरी ओर डोभाल दल बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, जयकृत शाह के समय कृपाराम डोभाल मुख्तार था एवं नित्यानंद खंडूरी फौजदार था और वजीर जयदेव डंगवाल था। नेक्स्ट पॉइंट, कृपाराम डोभाल तानाशाही प्रवृत्ति का था, जो गढ़वाल में तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट पॉइंट, नेगी जाति के सदस्यों ने दून के फौजदार घमंड सिंह मियाँ को श्रीनगर बुलाया था, जिसने कृपाराम डोभाल को मारकर स्वयं मुख्तार बन गया था, जिसके बाद राजा घमंड सिंह के हाथों की कठपुतली बन गया था। जयकृत शाह ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ राजदूत भिजवाया था, जिसने कपरौली के युद्ध में प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह व विजयराम नेगी की संयुक्त सेना को हराया था और श्रीनगर आकर घमंड सिंह का वध कर दिया था। तो जगत प्रकाश के द्वारा घमंड सिंह का वध किया गया था और इनके बीच जगत प्रकाश व प्रद्युम्न शाह और पराक्रम और विजयराम नेगी के मध्य कपरौली का युद्ध हुआ था। तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि कपरौली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? एक साइड से थे राजा जगत प्रकाश और दूसरी साइड से थे प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह व विजयराम नेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सिख आक्रमण से बचने के लिए जयकृत शाह ने सिखों को राखी नामक कर देता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सिखों को राखी नामक कर कौन दिया करता था? जयकृत शाह, परमार वंश के शासक। नेक्स्ट पॉइंट, 1786 ईस्वी में जयकृत शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, मौलाराम के अनुसार मरते समय जयकृत शाह ने प्रद्युम्न शाह व पराक्रम शाह को श्राप दिया था। जयकृत शाह के समय प्रद्युम्न शाह ने अपनी पैतृक संपत्ति श्रीनगर में कुमाऊं के जोशियों से लुटवाई थी, जिसे गढ़वाल में जोशियाणा कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जयकृत शाह के समय दून पर दूसरा रोहिला आक्रमण हुआ था 1786 ईस्वी में। इससे पहले हमने 1757 ईस्वी में प्रदीप शाह के समय पढ़े थे कि प्रदीप शाह के समय 1757 में दून पर रोहिला आक्रमण हुआ था और दूसरा रोहिला आक्रमण 1786 ईस्वी में जयकृत शाह के समय हुआ था। सरदार नजीब जंग के पौत्र गुलाम कादिर ने किया था दून को विजित कर वहाँ का प्रशासक उमेद सिंह को बनाया था। अब हम पढ़ेंगे राजा प्रद्युम्न शाह। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल व कुमाऊं की संयुक्त शासक नियुक्त किया था। तो गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक बनाया था प्रद्युम्न शाह को बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। प्रद्युम्न शाह का शासनकाल 1786 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा। प्रद्युम्न शाह के शासनकाल के बारे में निम्न तिथियां दी गई हैं, जिसमें बैकेट के अनुसार प्रद्युम्न शाह का शासनकाल 1786 से 1804 ईस्वी एवं मुकुंदी लाल के अनुसार 1785 से 1804 ईस्वी तक दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रामी व धरणी खंडूरी भाई प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री थे।
तो रामी और धरणी खंडूरी प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री थे। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया था। तो प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किसने किया था? हर्षदेव जोशी ने। कुमाऊं विजित करने के बाद 1791 ईस्वी में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखों ने आक्रमण किया था। हम चंद्रवंश में हम पढ़ते हैं कि 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था और कुमाऊं को विजित करने के बाद 1791 में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखों ने आक्रमण किया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, 1791 ईस्वी में पराजित गोरखाओं को 25,000 वार्षिक कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की थी। संवत 1851-52 या 1795 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे इकाउनी बावनी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि इकाउनी बावनी क्या है? इकाउनी बावनी भयंकर अकाल है जो कि 1795 में गढ़वाल में पड़ा था। अगर हमें संवत पूछा जाए तो संवत 1851-52। बावनी का मतलब गढ़वाल में भयंकर अकाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया और उस समय गोरखों ने अमर सिंह थापा व हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तो 1803 में जब गढ़वाल में भूकंप आया था तो उस समय गोरखों ने इसका फ़ायदा उठाया और अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई, जिसमें लंढौर रियासत के गुर्जर राजा रायदयाल सिंह ने गणपति की सहायता की थी। नेक्स्ट पॉइंट, 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाया और दूसरा पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार भाग गया था। तो 14 मई 1804 को प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1814 में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल भेजी थी। प्रद्युम्न शाह भाई प्रेम के कारण गोरखों के साथ युद्ध में शहीद हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का हुमायूं था। तो सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं? प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक A.R. गिल हैं। सीधे क्वेश्चन कि वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक कौन हैं? A.R. गिल हैं, जिसमें खुड़बुड़ा युद्ध का विवरण मिलता है। जो खुड़बुड़ा युद्ध 1804 में हुआ था उसका विवरण मिलता है वैली ऑफ दून, जो कि A.R. गिल की पुस्तक है। अब हम पढ़ेंगे पराक्रम शाह। पराक्रम शाह प्रद्युम्न शाह का भाई था। मौलाराम के गढ़गीता संग्राम या गणिका नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। तो पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मौलाराम के गढ़गीता संग्राम या गणिका नाटक में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मौलाराम की गणिका छीन ली व प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्रियों खंडूरी भाई, जिसमें रामी व धरणी थे, उनकी हत्या कर दी थी। अब हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत से पूर्व गढ़ प्रशासन। टिहरी रियासत से पहले यहाँ का गढ़ प्रशासन कैसा था? पवारकालीन मंत्रिमंडल के पदाधिकारी राजमहिषी महारानी को कहते थे, कुमार कुंवर और गुरु राजगुरु पुरोहित, मुख्तार महामंत्री होता था, वजीर मतलब प्रशासनाध्यक्ष और दीवान मतलब सेनापति, दफ्तरी राजादेश प्रभारी, बख्शी दूत प्रेषणिक का कार्य करता था, नेगी संभ्रांत क्षत्रिय प्रतिनिधि होता था, गोलदार राजधानी सुरक्षा अध्यक्ष होता था और वकील राजदूत का काम करता था। राजगुरु का पद मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण होता था। तो राजगुरु का जो पद होता था वो मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण होता था, जिसे बाद में धर्माधिकारी कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, पवार अभिलेख में शंकर गुरु शामसा यानी कि शंकर गुरु शामसा के गुरु थे, श्रीनिवास गुरु फतेह शाह के गुरु थे और श्रीपति गुरु प्रद्युम्न शाह के समय हुआ करते थे। इन आदि गुरुओं का जिक्र पवार अभिलेखों में प्राप्त होता है।
गढ़ राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मंडल होती थी, जिसे कालांतर में परगना कहा जाने लगा। तो गढ़ राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मंडल होती थी, जिसे बाद में परगना कहा जाने लगा। और पवार शासकों ने वैष्णव, शैव एवं शाक्त धर्म के प्रति अपनी सहिष्णुता प्रदर्शित की थी। चलिए, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हमारा पवार वंश क्लियर हो चुका है और कल से हम पढ़ेंगे टिहरी रियासत। आई होप आप सभी को पवार वंश जितना पढ़ाया था उतना समझ में आया होगा। तो आप एक बार पवार वंश को रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद हम कल से पढ़ेंगे टिहरी रियासत।